Dr. Khaqan Najib, thank you so much, Dr. Saab, for being on the program. So, in simple words, it's not looking good. हम ये कह सकते हैं. जी बिल्कुल, बिकॉज ये सारा कुछ डिपेंड करता था कि वॉर की डेप्थ और ड्यूरेशन क्या होती है। अगर ये पहले 4 से 6 हफ्ते की वॉर थी तो अब अगले 3 हफ्ते और हो गए हैं। चौथा हफ्ता गुजर गया, तकरीबन हम 33rd डे पे हैं, बट 3 हफ्ते की फिर आगे चली गई है। सो इससे जो ग्लोबल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि ये 1973 के बाद पाकिस्तान और बाकी दीगर ममालिक ने जो सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है वो देखा है। प्राइस शॉक भी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कल से अब तक जो WTI क्रूड है, जो यूएस जिसको बेस करता है, वो 10% बढ़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज कल हमें ये पता चला कि ये जो वॉर है इसने और अगले 3 हफ्ते जाना है और शायद इंटेंसिटी जो है वो इसकी ज्यादा सख्त हो जाएगी। और ये भी पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऐसी बातें हो रही हैं कि वहां पर लगा दिया जाए एक टोल, जो कि ईरान एक और मुल्क के साथ मिलकर लगाने की कोशिश कर रहा है। अब जब वॉर शुरू नहीं हुई थी तो 3.2% ग्लोबल ग्रोथ का एस्टिमेट था। मेरे ख्याल है ये 0.2-0.3% शेव ऑफ हो जाएगा। सो डेवलप्ड वर्ल्ड में भी और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी ऐसा ही होगा। जो इन्फ्लेशन थी वो बढ़ेगी। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो बेसलाइन शॉक रहा और ये तेल 100 और $120 के दरमियान रहा तो फिर तो इफेक्ट जो है वो शायद बेरेबल होगा। और कितना टाइम रहा, पर अगर सीवियर डिसेप्शन हुई, हॉर्मोज में भी हुई और बाबल मंदेब में भी हुई, तो ये $130-150 तक भी स्पाइक कर सकता है। मैं इसी पे रहूंगा, एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे। तो ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जिसका प्रीमियम इंश्योरेंस में भी देना पड़ रहा है। 20% जो आपकी आती थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से LNG, और 20% आता था तेल दुनिया का, ये ऑफलाइन चला गया है। कुछ इसको कॉम्पनसेट रेड सी से किया गया है, पर वो 4-5 मिलियन बैरल्स का कॉम्पनसेशन है, 20 मिलियन बैरल्स यहां से आता है। सो ऑब्वियसली ये एक ऐसा एनर्जी शॉक है जो इन्फ्लेशन को, फ्रेट कॉस्ट को, और जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा किन को अफेक्ट करता है। ईस्ट एशिया इंपोर्टर है, जापान इंपोर्टर है, दुनिया का अगर जायजा ले। साउथ एशिया, पाकिस्तान इंपोर्टर है, इंडिया इंपोर्टर है, बांग्लादेश इंपोर्टर है। यूरोप गैस का बड़ा इंपोर्टर है, उसको बहुत तकलीफ हुई है। जो कमा रहे हैं, मिडल ईस्ट जितना भी तेल बेच रहा है ऑब्वियसली एक हायर प्राइस पे बेच रहा है। नॉर्वे बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। यूएस एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर है। कल आपने ये भी सुना कि अथॉरिटीज ने हमें कहा कि हमें तो जरूरत नहीं है मिडल ईस्ट की, क्योंकि वो नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है, शेल गैस उनको बचा रहा है। इसी तरह रशिया, जिसका पहले सैंक्शन तेल था, उसका सैंक्शंस भी रिमूव हुए, ईरान ने भी खरीदा। अब लोग क्विकली आंसर कर दूं कि पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता, ये जरा मतलब इसको क्लियर कर लें। इसलिए नहीं खरीद सकता कि हमारे पास 4 रिफाइनरीज हैं, फिर या इनमें से चारों में से एक रिफाइनरी मॉडर्न इनफ है कि वो इतना डीप जो क्रूड है रशिया का वो रिफाइन कर सके। सो हम नहीं खरीद सकते ये। उस वक्त जब बात हुई थी पहले खरीदने की, आज से 3-4 साल पहले, मैंने तब भी समझाया था कि ये हो नहीं सकता, बट चूंकि हम बात करते हैं। अब इमर्जिंग मार्केट्स जो है उन पे क्या प्रेशर आएगा, उन पे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल यहाँ है। पाकिस्तान का केस ले लेते हैं, अगर $10 तेल की कीमत, सो भैया जब ये जंग नहीं शुरू हुई थी तो $63 अ बैरल पे 2026 जो था वो दुनिया भर ने प्लान किया था ऑन दी एवरेज, ये हम कह सकते हैं। आज वो प्लानिंग या 85 है या $90 पे चली गई है। अगर इजाजत दें, हम इसमें अगर वर्स्ट केस सिनारियो भी डाल दें, इस वक्त एज वी स्पीक आमना हुर्मुज़ बंद है और ये बंद ही रहेगी। बाबुल मंदब को भी बंद करने का कहा जा रहा है, जिससे स्विस कनाल के जरिए तिजारत बंद हो सकती है। ये अगर होता है तो फिर क्या हम नताइज देखेंगे? ये तो देखें, ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, स्पेशली ऑयल इंपोर्टर्स को। और फिर गुड्स की जो मूवमेंट है, यानी कि शिपिंग डिस्ट्रप्शन हो जाएगी ना, फिर फिर फ्रेट की जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस, एवरीथिंग बहुत सर्च कर जाएगी। और जो प्रॉब्लम आना शुरू होगी ना वो ये है कि इस वक्त भी इट्स नॉट ओनली ऑयल, ऑयल के से जो फर्टिलाइजर है वो 50% उसकी कीमत बढ़ गई है। दैट इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर दुनिया भर में। इवन अमेरिका में जो फर्टिलाइजर है, यूरोप में जो फर्टिलाइजर है, वो जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर है, अगर उसकी कॉस्ट 50% या लोकली भी चूंकि गैस की कीमत बढ़ती है, तो आप देखिए कि फूड प्राइसेस कहां जाती हैं और फूड इन्फ्लेशन कहां जाती है, और फूड की प्रोडक्शन उस तरह से नहीं होती। सो दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। और दूसरा, ऑफ कोर्स, अगर और इस तरह कंटिन्यूड रहते हैं कि आपकी फूड
एनर्जी दोनों इंक्रीज कर जाती हैं तो आपकी जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। और इससे अभी देख लीजिए $1 $1.25 पर गैलन अमेरिका में लोग ज्यादा दे रहे हैं ऑन दी एवरेज, जिसे कहते हैं अपने तेल को खरीदने का, तो उनकी जो डिस्क्रेशनरी बाइंग है वो कम हो गई है ऑब्वियसली। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्विकली से कि हम बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए भी तैयार रहें और जो सोलर पे जा सकते हैं वो चले जाएं इस वक्त सोलर पर। देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर होगी ना कि आपको इंडिजिनाइजेशन ऑफ बिजली ने ही बचाया है, जिसका मतलब है सोलर इंडिजिनाइज्ड है बिकॉज अल्लाह मियाँ का जो सूरज आता है आप घर पे बिजली बनाती हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। और जो बिजली की प्राइस का इंक्रीज है वो भी समझा देता हूँ वो कहाँ से आ रहा है। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपके लग के आता है, मेरा ख्याल है वो $1.5-2 बढ़ जाएगा पर यूनिट, बिकॉज गैस भी और बाकी भी फ्यूल्स जो है वो री रेट हो जाएंगे बिकॉज आपकी फ्यूल की एडजस्टमेंट जो है वो पास ऑन होगी। सो बिल्कुल वो आपको देना पड़ेगा। अब उसमें चूंकि एक और इम्पैक्ट जो आता है, ये सब इम्पैक्ट सब्सिडी को भी करता है बिकॉज जो लोअर सेगमेंट्स जिनको सब्सिडी जा रही है, अगर वो सब्सिडी का क्वांटम बढ़ता है तो हुकूमत के जो मालियाती खसारा है उस पर भी इंपैक्ट आता है। सो इट्स जस्ट नॉट कि आपके डोमेस्टिक बिल पे एक इंपैक्ट आएगा, बट अगर 300 यूनिट तक आप सब्सिडाइज कर रहे हैं तो उसको भी इंपैक्ट होगा। सो ट्रांसपोर्ट अलहदा इंपैक्ट होगी, ये बिजली अलहदा इंपैक्ट होगी, ये तो एनर्जी हो गई। इसके सेकंड राउंड इफेक्ट्स ऑफ कोर्स जो आपके घर लॉजिस्टिक्स में चीज़ें पहुंचती हैं वो महंगी हो जाएंगी, फूड पहुंचता है, दूसरी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो महंगी हो जाएंगी। सो ऑब्वियसली इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है जो कि आता है। और अगर सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ती हैं तो फिजिकली यानी कि मालियाती खसारे पे इम्पैक्ट है, और वो कहीं पे अगर नहीं दे सकते तो फिर जाके आप डेवलपमेंट बजट को काटते हैं। मैं फिर ये हमेशा कहता हूँ ये जो डेवलपमेंट बजट हमने काटा है ना, इसको समझना चाहिए। 100 अरब रुपया काटा नहीं है हमने मौखर किया है कि दासू डैम को इस साल 100 अरब नहीं देंगे, अगले साल 110 अरब देंगे। वो आपके ही टैक्स के पैसे से लेकर देंगे और कहीं से वो पैसा नहीं आना। असल कटौती ये होती है कि मैं अपनी अखराजात जो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के रनिंग के एक्सपेंडिचर्स करंट हैं, ऑपरेशनल हैं, गाड़ियां हैं। मुझे बिल्कुल रैप अप करना है। अनफॉर्चुनेटली कोई क्वेश्चन, ईरानी रियाल की कीमत में इजाफा हुआ है, अगर जंग बंदी के बाद क्या डॉलर की कीमत कम हो सकती है? देखिए, डॉलर हैज रिमेन टू बी दी की करेंसी ग्लोबली, बट इस वक्त जो दुनिया भर में है जिनके पास तेल है और जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं उनकी करेंसी स्ट्रांग है, ये बात बिल्कुल यहाँ है। सो चूंकि एनर्जी एक्सपोर्टर है यूएस भी, तो उनकी करेंसी में ऐसी वीकनेस नहीं होगी। बट दूसरी तरफ जो उनकी ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट है वो जरूर तब्दील हो सकती है, बिकॉज अब आप जो वर्ल्ड ऑर्डर नया देखेंगे, क्या मिडल ईस्ट कैसे बिहेव करता है, चाइना कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजें जो है बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को डिटरमिन करेंगे। बट इन द कमिंग ईयर्स शायद डॉलर अपनी वैल्यू को होल्ड ही करेगा। राइट। डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लग ये रहा है हमने थ्रू आउट दिस वीक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से क्वेश्चन किया और लगता यह है कि इट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो आ गई है दुनिया, लेकिन उसमें कैसे बिहेव करेंगे सब लोग, उसका क्या नताइज निकलेंगे, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता।